सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपस्थित है? यह हो गया अनुच्छेद 137। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? मतलब संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है, तो अनुच्छेद 256 हो गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो यह अनुच्छेद हो गया 280। 15वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया था तथा इसके अध्यक्ष कौन थे? 15वें वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 को हुआ था। इसके अध्यक्ष एन के सिंह, मतलब कि यहाँ पे 15वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया था और इसके अध्यक्ष कौन थे? 15वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया था और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो 15वें वित्त आयोग का गठन जो है 27 नवंबर 2017 को हुआ था और इसके अध्यक्ष थे एन के सिंह। ठीक है। संविधान के संघीय मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख एक बार हुआ है और यह अनुच्छेद 352 में आता है। संविधान के संघीय मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख एक बार हुआ है और यह अनुच्छेद 212 में आता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? तो यह अनुच्छेद 385 में आता है। ठीक है। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है, तो अनुच्छेद 268 में। ठीक है। 2 जून 2014 को किस राज्य का गठन हुआ था? तो ये तेलंगाना। 2 जून 2014 में ही तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। ठीक है। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 356 का संबंध है राज्यों में राष्ट्रपति शासन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? तो यह अनुच्छेद हो जाएगा 51A। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? तो संसद है। भारतीय संघ में किस राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार, मतलब कि यहाँ भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? तो वह संसद को है। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त है, वो भी है संसद को। किसी राज्य के नाम के परिवर्तन, मतलब किसी राज्य के नाम के परिवर्तन अगर करना होगा तो कौन करेंगे? वो संसद ही करेंगे। ठीक है। राज्यों में पुनर्गठन संबंधित विधेयक को संसद के प्रस्तुत करने का पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? तो यह राष्ट्रपति की। ठीक है। नए राज्य का गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो वो भी संसद को ही है। मतलब नए राज्य का गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार भी संसद को ही है। ठीक है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? मतलब राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये है 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम को पारित किया गया था। भारत में किसके राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? तो ये 28 राज्य एवं 8 संघीय प्रदेश है, मतलब कि 28 स्टेट एंड 8 टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज 8 यूनियन टेरिटरीज जिसको बोलते हैं संघीय प्रदेश। 28 राज्य मतलब 28 स्टेट्स। और तेलंगाना राज्य कब बना था? तो अप्रैल में बना था 2014 को। ठीक है। सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था? तो 1974 में जो है सिक्किम को वर्ष भारतीय संघ के किस वर्ष? तो 1974 में सिक्किम को भारतीय संघ के संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था। ठीक है। भारतीय संघ में 28वें राज्य के रूप में किसे सम्मिलित किया गया था? तो ये झारखंड और 29 राज्य के रूप में तेलंगाना। ठीक है। भारतीय संघ में 28वें राज्य के रूप में किसे सम्मिलित किया गया था? तो ये झारखंड और 29 राज्य के रूप में तेलंगाना। 29 राज्य के रूप में कौन था? तेलंगाना था, जो कि अप्रैल के महीने में 2014 में आया था। मतलब 2014 में तेलंगाना राज्य बना था। 29वां राज्य तेलंगाना 2014 में बना था। ठीक है। तो भारतीय संघ में 28वें राज्य के रूप में किसे सम्मिलित किया गया था? तो 28वें राज्य के रूप में किसे सम्मिलित किया गया था? वो झारखंड था। और 29वां कौन था? तो वो तेलंगाना था। 28वां था झारखंड और 29वां था तेलंगाना। ठीक है। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो झारखंड राज्य का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को। भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो ये एकल नागरिकता। भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 11 हो गया। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिक अधिनियम कब बनाया था? तो 1955 में बनाया था। ठीक है। भारतीय संविधान में शामिल एक हरी नागरिकता किस देश के संबंध से प्रेरित है? तो वह ब्रिटेन। किस देश में किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो अमेरिका। ठीक है। ओके। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की गई। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए जो रिट जारी की गई थी वह उच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों द्वारा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा जो है मौलिक अधिकारों को लागू करने का रिट जारी किया गया था। ठीक है।
भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो वह है संसद को। ठीक है, किस नीति निर्देश सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है? तो ग्राम पंचायतों की स्थापना जो है नीति निर्देश सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है। यह है ग्राम पंचायत की स्थापना। ठीक है, नीति निर्देश तत्व का महत्व किसके लिए है? तो है राज्य के लिए। नीति निर्देश तत्व का महत्व है राज्य के लिए। ठीक है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 39A में है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान अनुच्छेद 29A में है। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता मतलब कि भारतीय नागरिक के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने की बात की गई है, वो अनुच्छेद 44 में है। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका के पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 50 में होगा। संविधान में मूल कर्तव्य के संबंध प्रावधान किस समिति के आधार पर जो है सम्मिलित किया गया था? तो वह है स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया था? तो 1976 ईस्वी में। इस वर्ष जो है संविधान के मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया था, तो वह 1976 में। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया था। तो मौलिक कर्तव्यों को कब निर्धारित किया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो है मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया था। तो मौलिक अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 वर्णित है। मौलिक अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 मतलब कि अनुच्छेद भाग 3 का मतलब हो गया अनुच्छेद 12 से 35 वर्णित है। मौलिक अधिकार के भारत के संविधान के भाग 3 में आता है, अनुच्छेद 12 से 35 वर्णित है। ठीक है, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए वे अधिकार हैं जो सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते हैं और जिनकी सुरक्षा का प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, अब यहाँ भारतीय राज्य व्यवस्था विषय से महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति। ठीक, लोकसभा का नेता कौन हो सकता है? तो लोकसभा का नेता कौन हो सकता है? प्रधानमंत्री हो सकता है। हो सकता नहीं। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो वो है प्रधानमंत्री। लोकसभा का नेता होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, तो किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो 20। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो 20। लोकसभा में 20 प्रश्न ही पूछे जा सकते हैं। ठीक है, प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 13 मई 1952 को लोकसभा में पहली बैठक हुई थी। बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है? बजट जो है पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो लोकसभा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष जो होता है वो है प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा? तो प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल रहा जवाहरलाल नेहरू का। कार्यकाल देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जी का भी रहा, क्योंकि प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू जी थे उनका भी 3 बार लगातार वो प्रधानमंत्री पद में थे। और अभी दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री बने हमारे मोदी जी जो लगातार 3 साल मतलब कि द्वितीय आते हैं प्रधानमंत्री। पहले थे जवाहरलाल नेहरू जो लगातार 3 बार पद में थे प्रधानमंत्री के। दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे मोदी जी। ओके, मंत्रिमंडल संघीय की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्रिमंडल संघीय की बैठक की अध्यक्षता हो गई, बहुत टफ हिंदी है भाई। अध्यक्षता कौन करता है? तो ये प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह वर्णित है अनुच्छेद 75 में। ओके, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो प्रधानमंत्री पद के लिए जो उम्मीदवार होते हैं उनकी कम से कम प्रधानमंत्री के पद के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के लिए प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सदस्य थी वो श्रीमती इंदिरा गांधी, देवगौड़ा और मनमोहन सिंह। प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सदस्य थी श्रीमती इंदिरा गांधी। ओके, देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रथम प्रधानमंत्री थी। एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद में रहने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी सिर्फ 13 दिन के थे। एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद में थे अटल बिहारी वाजपेयी, जो बहुत कम समय के लिए थे, 13 दिन के लिए थे मात्र।
ठीक है। तो प्रधानमंत्री थे लेकिन 13 दिन के लिए थे और उनका कार्यकाल बहुत कम था। 13 दिन का लिए था, वो प्रधानमंत्री थे, बस उनका कार्यकाल कम था और वो प्रधानमंत्री के पद में थे। इस चीज़ को याद रखने का चीज़ है। और कार्यकाल क्या था, तो 13 दिन था। किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया, तो है गुलजारी लाल नंदा कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया था। तो सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति थे राजीव गांधी। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री के पद में वो आसीन हुए थे, ठीक है। उनका नाम था राजीव गांधी, ठीक है। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हुए मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पे आसीन हुआ। मतलब कि मोरारजी देसाई का उम्र बहुत ज्यादा हो गया था और तब जाके वो प्रधानमंत्री के पद में होते, मतलब कि उनका उम्र बहुत ज्यादा था। जैसे कि राजीव गांधी की बात करें तो उनका उम्र बहुत कम था, बहुत कम उम्र में उन्होंने प्रधानमंत्री के पद को पाया राजीव गांधी। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा उम्र था मोरारजी देसाई का प्रधानमंत्री के पद में, ठीक है। ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिसके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जवाहरलाल नेहरू। ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो वह जवाहरलाल नेहरू। ओके। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो ब्रिटेन में हुई थी। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम कहाँ विकसित हुई थी? तो ब्रिटेन में हुआ। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? तो संसद का सदस्य ही मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है, ठीक है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता का शपथ दिलाने का काम जो है राष्ट्रपति जी का होता है। ओके। मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? तो मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? तो वो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री एवं उप मंत्री जो है वो मंत्रिपरिषद के स्तर में मंत्री होते हैं। कौन कौन होते हैं मंत्रिपरिषद के? कितने स्तर पर मंत्री होते हैं? तो कैबिनेट मंत्री हो गए, कैबिनेट मंत्री हो गए, राज्य मंत्री हो गए, उप मंत्री हो गए, ठीक है। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से कितने प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये राष्ट्रपति के प्रति होता है। राष्ट्रपति के प्रति जो है मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब एक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो 6 माह। मतलब कि भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो वह 6 माह, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? तो वह मंत्रिपरिषद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 विषयों पर विचार कर सकते हैं, तो वह मंत्रिपरिषद, ठीक है। संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो वह संसद के द्वारा जो है, मतलब कि यहाँ पे संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो 1963 में लाया गया था। मंत्रिपरिषद के पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना पद त्याग संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति को ही पद त्याग संबोधित करता है। मंत्रिपरिषद के पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना पद त्याग संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति। देखिए, भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार किसके पास होता है? भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार किसके पास होता है? तो वह मंत्रिपरिषद के पास ही कार्यकारी प्राधिकार होता है। ओके। तो भारतीय राज्य व्यवस्था विषय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। भारतीय राज्य व्यवस्था विषय से महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? 36 थे। मतलब कि स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? तो 36 थे, ठीक है। स्वतंत्र भारत की पहली मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? तो राजकुमारी अमृत कौर। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? तो वह मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे, ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? तो वह सरदार बलदेव सिंह जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो प्रथम वित्त मंत्री हमारे स्वतंत्र भारत के थे डॉक्टर जॉन मथाई। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो प्रथम कानून मंत्री थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। ओके। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे।
संघीय मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी संघीय मंत्रिपरिषद के पद त्याग करने वाला पहला मंत्री थे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। उप प्रधानमंत्री के मतलब वाइस प्राइम मिनिस्टर। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान दो उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए? तो यह है मोरारजी देसाई, जो प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान दो उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए थे। लोकसभा का विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता थे राम सुभग सिंह। ओके। राज्यसभा के विपक्ष का प्रथम नेता कौन था? तो कमलापति त्रिपाठी। ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा के सदस्य ही लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करता है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा के सदस्य ही करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को ही सौंपता है लोकसभा अध्यक्ष का त्याग पत्र। किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष ही धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय देता है। लोकसभा के पिता के रूप में जाने जाते हैं जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर जो है लोकसभा के पिता के रूप में जाने जाते हैं। ब्रिटिश परंपराओं के अनुरूप किस लोकसभा अध्यक्ष में के सर्वप्रथम अपने दल की सदस्यता त्याग दी थी? तो है नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है। अपने पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। ठीक है। भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी कौन था? तो भारत का महान्यायवादी भारत का महान्यायवादी जो है भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी था। ठीक है। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता था? तो भारत के राष्ट्रपति ही भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करते थे। ठीक है। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता था? तो अटॉर्नी जनरल ही जो है भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता था। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत का महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? तो अनुच्छेद 76 ही है जो संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी नियुक्ति करते हैं। ठीक है। पार्लियामेंट मतलब संसद के किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में कौन भाग लेता है और भाग ले सकता है? मतलब कि पार्लियामेंट मतलब संसद के किसी सदन के सदस्य ना होने पर, मतलब किसी भी सदन के सदस्य ना होने पर भी सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है? तो भारत का महान्यायवादी भाग ले सकते हैं अगर किसी सदन के सदस्य ना हो तो। ठीक है। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देने वाले होते हैं एडवोकेट जनरल ही होता है जो कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देता है। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है वो एडवोकेट जनरल। किसी भी राज्य के जो उच्चतम विधि अधिकारी होते हैं वो एडवोकेट जनरल होते हैं। मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। भारत संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो भाग 5 में। भारतीय संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? तो वो है सर्वोच्च न्यायालय। किसके अंतर्गत भारत का सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। मूल रूप से संविधान के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का व्यवस्था था? तो यह है 7। सर्वोच्च न्यायालय के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्ति। भारतीय राज्य व्यवस्था विषय से महत्वपूर्ण प्रश्न। भारतीय राज्य व्यवस्था विषयों से महत्वपूर्ण प्रश्न। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? तो फ्रांस से है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल थे। हीरालाल जे कानिया थे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ था? तो बाई बी चंद्रचूड़। ठीक है। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 129। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन कितने आहरित होता है? मतलब कि यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन जो है किससे आहरित होता है? तो वो हो गया संचित निधि। संविधान के किस
ठीक है। बम्बई उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय तथा मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना एक साथ हुई थी। इन उच्च न्यायालयों की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1865 में हुआ था। बम्बई उच्च न्यायालय मुंबई उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय तथा मद्रास उच्च न्यायालय जो है 1862 में इनकी स्थापना हुई थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। सबसे बड़ा उच्च न्यायालय हमारे भारत का इलाहाबाद उच्च न्यायालय। भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम आरंभ हुआ था बम्बई। सबसे पहले जो उच्च न्यायालय 1862 में हुआ था बम्बई उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय जो है उसका स्थापना हुआ था 1862 में। अब यहाँ पे देखिए कि भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय क्या है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। और भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम आरंभ हुआ था बम्बई, मद्रास व कलकत्ता में भारत में उच्च न्यायालय प्रारंभ हुआ था। ठीक है। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे है? तो संसद को है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके समक्ष अपने पद की शपथ लेता है? तो राज्यपाल है। उच्च न्यायालय प्रस्तुत करता है का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है? तो वह राष्ट्रपति जी को। देखिए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्ति होने वाली प्रथम महिला कौन है? तो लीला सेठ है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्यपाल में होती है। ठीक है। राज्य सरकार की कार्यपालक अध्यक्ष कौन है? तो राज्यपाल है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रदान कौन करता है? तो राज्यपाल है। ठीक है। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो प्रधानमंत्री जी हैं। ठीक है। सामान्य रूप से राज्यपाल की कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष। ठीक है। उप राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है तथा एक राज्यपाल को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्ति किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 153 में आता है, जो कि संविधान के अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होता है तथा एक राज्यपाल को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा, तो राज्यपाल के पद पर नियुक्ति करने के लिए जो है न्यूनतम मतलब कम से कम उम्र कितना होता है? तो 35 वर्ष होता है। और प्रधानमंत्री बनने के लिए जो है 25 वर्ष। किसी राज्य के राज्यपाल को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्य न्यायाधीश, मतलब कि उस राज्य का जो मुख्य न्यायाधीश है उसी राज्य के राज्यपाल को उसके पद का शपथ ग्रहण करवाता है। ओके, फाइन है।